हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी नए वीडियो आएंगे वो तुरंत अपलोड होंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए आज चैप्टर इकोनॉमिक्स का बताते हैं। खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र, ओपन इकोनॉमिक, मैक्रोइकोनॉमिक्स, क्लास 12 का बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ। चलिए फिर आज बता देंगे वस्तु विनिमय के बारे में। विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? पहला, विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात। दूसरा, विदेशों में निवेश। विदेशों में भेंट उपहार योजना। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों? उपयुक्त सभी। ये सभी विदेशी विनिमय की मांग का स्रोत है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार होता है? विदेशी करेंसी की मांग द्वारा, विदेशी करेंसी की पूर्ति द्वारा, विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा। जो विदेशी विनिमय दर जो रेट जो निर्धारण होता है कि कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, तो मांग एवं पूर्ति पर, बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा। विनिमय दर के निम्न में कौन से रूप है? स्थिर विनिमय दर, लोचपूर्ण विनिमय दर, ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों है, मतलब ये दोनों आंसर इसका सही है। जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहा जाता है? क्या बोला क्वेश्चन पे? जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तब इस तरह के विनिमय को दर को क्या कहते हैं? स्थिर विनिमय दर, तीर्थी यानी लोचपूर्ण विनिमय दर, प्रतिबंधित तीर्थी दर, इनमें से सभी। तो आंसर क्या है बच्चों? तीर्थी विनिमय दर यानी लोचपूर्ण। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन क्यों होता है? विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन क्यों होता है? क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण, विदेशी विनिमय की मांग में परिवर्तन से, विदेशी विनिमय की पूर्ति में परिवर्तन से, या इनमें से किसी भी। तो इनमें से किसी से भी हो सकता है प्यारे बच्चों। व्यापार शेष। देखिए व्यापार शेष क्या होता है? दृश्य वस्तुओं के निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं के आयात, अदृश्य वस्तुओं के निर्यात माइनस अदृश्य वस्तुओं के आयात, दृश्य मदों के आयात माइनस अदृश्य मदों के निर्यात, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों? दृश्य वस्तुओं के निर्यात मतलब जितना दिखाई देने वाला वस्तु है उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पर, हमारे दृश्य वस्तुओं के आयात मतलब जितना वस्तु आपने भेजा, ठीक है, और जितना वस्तु अपने आयात करवाया, तो उसके अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाते में क्या शामिल नहीं होता है? क्या शामिल नहीं होता चालू खाता में? वस्तु का आयात, विदेशी विनिमय से आय, वस्तु का निर्यात, विदेशी ऋण। तो क्या शामिल नहीं होता है? विदेशी ऋण। ठीक है, व्यापार संतुलन के चालू खाते में विदेशी ऋण शामिल नहीं रहता है। भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? कौन सी मदें सम्मिलित होती है? दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण, इनमें से सभी। इनमें से सभी। इसका आंसर क्या पड़? इनमें से सभी है। भुगतान शेष के अंतर्गत सारे सम्मिलित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? चालू खाते का एक घटक है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी सहायता, विदेशी ऋण, वस्तुओं का निर्यात। इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों? वस्तुओं का निर्यात। ठीक है। दृश्य मदों के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? दृश्य मदों में कौन कौन चीज़ शामिल रहता है? मशीन, कपड़ा, सीमेंट,
इनमें से सभी। तो दृश्य मदों में ये सभी आता है। सीमेंट भी जब व्यापार करते दिखाई देता है, कपड़ा भी जब करते हैं तो व्यापार करते दिखाई देता है, मशीन को भी अगर व्यापार पर करते हैं तो दिखाई देता है, इसलिए सभी दृश्य मद है। ये सभी हो गया आंसर इसका। अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देता प्यारे बच्चों, जो ट्रांजैक्शन होता है, जो हम काम करते हैं वो दिखाई अधिकतर नहीं देता है। बैंकिंग सेवा, जहाजरानी सेवा, सूचना, इनमें से सभी। तो इनमें सभी प्यारे बच्चों इसका आंसर है। आगे देखते हैं, भुगतान शेष की संरचना में निम्न में कौन से खाते शामिल है? भुगतान शेष की संरचना में चालू खाता, पूंजी खाता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? ए और बी दोनों है, मतलब चालू खाता और पूंजीगत खाता दोनों शामिल रहता है। भुगतान शेष के घटक हैं, भुगतान शेष के घटक है चालू खाते पर भुगतान संतुलन, पूंजी खाते पर भुगतान संतुलन, एक तथा दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है बच्चों? एक तथा दो दोनों है, क्योंकि चालू खाते का भुगतान संतुलन और पूंजी खाते का भुगतान संतुलन में क्या होता है? भुगतान शेष के घटक हैं। भुगतान शेष का चालू खाता डैश यानी खाली स्थान वास्तविक लेन देन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है प्यारे बच्चों? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन, इनमें से कोई नहीं। तो कहा जाता है प्यारे बच्चों अल्पकालीन, जो भुगतान शेष का चालू खाता जो दर्शाता है, वास्तविक लेन देन बताता है, वो अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए बताता है। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? पूंजी खाते के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? सरकारी सौदे, निजी सौदे, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। पूंजी खाते के अंदर निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? उपरोक्त सभी, यानी कि सरकारी सौदे भी, निजी सौदे भी और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग भी शामिल किया जाता है। ये सभी हो गया आंसर। आगे देखते हैं, भुगतान शेष के वित्तीय लेन देन से संबंधित खाता कहलाता है। संबंधित खाता कहलाता है पूंजीगत खाता, चालू खाता, ऋण खाता, भुगतान खाता। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? पूंजी खाता है। क्या है? पूंजी खाता है। यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है, चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है, तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा? कहाँ दर्ज किया जाएगा? चालू खाते के डेबिट मद में, चालू खाते के क्रेडिट मद में, पूंजी खाते के डेबिट मद में, पूंजी खाते के क्रेडिट मद में। तो कहा जाता है प्यारे बच्चों पूंजी खाते के डेबिट मद में किया जाएगा। जब कोई भारतीय किसी चीनी कंपनी को खरीदता है तो इसका भारत भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा? पूंजी खाते के डेबिट मद में। निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक कौन सा है? चालू खाते का एक घटक कौन सा है? पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी सहायता, वस्तुओं का आयात, विदेशी ऋण। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? वस्तुओं का आयात। वस्तुओं का आयात भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? चालू खाते का एक घटक है। प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी ऋण, विदेशी सहायता, वस्तुओं का निर्यात। इसका आंसर क्या है? वस्तुओं का निर्यात। वस्तुओं का निर्यात। विदेशों से पूंजी निवेश से आए हैं, विदेशों से पूंजी निवेश से आए हैं। देनदारी, लेनदारी, लेनदारी और देनदारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है बच्चों? देनदारी, ये लेनदारी, लेनदारी। विदेशों से पूंजी निवेश से आशय क्या है? लेनदारी। व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, पूंजी के लेन देन से, कुल डेबिट तथा क्रेडिट से, इनमें से सभी से। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? वस्तुओं के आयात और निर्यात से होता है व्यापार संतुलन का अर्थ। व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र होता है। देखिए प्यारे बच्चों, सूत्र बोला है तो आयात प्लस निर्यात, आयात माइनस निर्यात, निर्यात माइनस आयात, आयात निर्यात गुना आयात। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? निर्यात में से आयात को घटाते हैं, निर्यात में से आयात को घटाते हैं प्यारे बच्चों। तो इसी को व्यापार संतुलन का सूत्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन सा आर्थिक कारण है? कौन सा आर्थिक कारण है?
राजनीतिक स्थिरता, व्यापार चक्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? व्यापार चक्र। क्या है? व्यापार चक्र। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए प्यारे बच्चों, विश्व बैंक 1945, 1944, 1947, 1950। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? 1944। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू प्यारे बच्चों।